जाने कब महसूस करोगे गहराई बाजारों की, घर आंगन को लील गई है परछाई बाजारों की। माधव कौशिक का यह एक शेर है जो उनकी एक गज़ल से लिया गया है। ये गज़ल होती क्या है? गज़ल शब्द का पहला प्रयोग कहाँ और कब हुआ था? यह अरबी शब्द है जो गज़ला से बना था और गज़ला का अर्थ है हिरनी का बच्चा। शिकारी जब हिरनी के पेट पर तीर मारता है तो हिरनी दर्द से छटपटाती है और कराह उठती है। उसकी आर्तनाद को ही गज़ल कहा गया। गज़ल यानी वेदना। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है हिंदी गज़ल, व्यापकता और विस्तार। विभिन्न विमर्शों के संदर्भ में हिंदी गज़ल को लेकर आलोचना की यह पहली पुस्तक है जिसे ज्ञान प्रकाश विवेक ने लिखा है। साहित्य तक हिंदी पखवाड़ा मना रहा है। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हम इस कार्यक्रम में उन पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं जो हिंदी के महत्व को स्थापित करती हैं, हिंदी के महत्व को बताती हैं, उसके संघर्षों को बताती हैं, उसकी उपस्थिति को बताती हैं, उसके आंगन को बताती हैं, उसके विस्तार को बताती हैं, उसके मुक्तांगन को बताती हैं और उसके उस ब्रह्मांड को बताती हैं जो हमारे शब्द विन्यास, हमारी भाषा को गढ़ता है, उसे ताकत देता है, उसे सशक्त बनाता है। हिंदी पखवाड़ा हमारे लिए हर दिन हिंदी का उत्सव है साहित्य तक के लिए, लेकिन चूंकि पखवाड़ा की परंपरा है इसलिए मैं उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ। यह पुस्तक दरअसल हिंदी गज़ल की व्यापकता और विस्तार के बारे में बताती है। यह पुस्तक बताती है कि गज़ल मूलतः फारसी अरबी में लिखी गई, शुरुआत उसकी वहाँ से हुई, दर्द की बात थी, लेकिन नए ढंग से हिंदी के रचनाकारों ने हिंदी गज़ल को अपनी अनूठी सलाहियत से, अपनी अनूठी दृष्टि से, अपने मुख्तलिफ अंदाज से परखा, निरखा और परोसा। आपको हिंदी गज़ल को लेकर यह आलोचना की पहली पुस्तक है जो यह भी बताती है गज़ल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हिंदी गज़ल की परिभाषा क्या है, विद्वानों और गज़लकारों के विचार हिंदी गज़ल को लेकर क्या है, इसका उद्भव कहाँ हुआ, गज़ल का उद्भव कहाँ हुआ, कब हुआ, हिंदी गज़ल का उद्भव, विकास और विस्तार कब और कहाँ हुआ, दुष्यंत ने किस तरह से हिंदी गज़ल के परंपरा पुरुष के रूप में अपनी पहचान न केवल स्थापित की बल्कि हिंदी की ध्वजा पताका को फहराया। गज़ल का शिल्प क्या है, हिंदी गज़ल की शिल्प शैली और स्वभाव क्या है, यह पुस्तक का पहला खंड है। यह पुस्तक 3 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में ये बातें हैं। दूसरे खंड में यह पुस्तक बताती है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में हिंदी गज़ल ने किस तरह से आम जन की, आम लोगों की, नागरिकों की आवाज़ को न केवल उभारा बल्कि उससे सत्ता, शोषक और धनतंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों को एक तरह की चेतावनी दी। उपभोक्तावाद, बाजारवाद के दौरान हिंदी गज़ल की क्या भूमिका है, नव यथार्थ और हिंदी गज़ल है क्या, बदलते हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को हिंदी गज़ल ने किस तरह से रूपायित किया, किस तरह से निरखा, उसे किस तरह से देखा, उत्तर आधुनिकता के दौर में हिंदी गज़ल कहाँ पर है, स्त्री विमर्श और हिंदी गज़ल की क्या स्थिति रही है, दलित और आदिवासी विमर्श और हिंदी गज़ल की क्या स्थिति थी, नई सामाजिक संरचना में जो संबंध हैं और जो मूल्य हैं उसका हिंदी गज़ल पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा। तीसरे खंड में ज्ञान प्रकाश विवेक जी भारतीय मिथक और उर्दू गज़ल, भारतीय मिथक और हिंदी गज़ल,
लोक संस्कृति, लोक वार्ता, लोक जीवन, लोक तत्व के आईने में हिंदी गज़ल को परखते हैं। नए मुहावरे, नई शैलियाँ, अनुभूति, अभिव्यक्ति जो हिंदी गज़ल में व्यक्त होती रही है उसकी बात करते हैं और गज़ल विधा की व्यापकता और विस्तार पर बात करते हैं। और आखिरी अध्याय में वे उपसंहार के साथ उपस्थित होते हैं। वो इस पुस्तक की अहमियत आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस पुस्तक में गज़ल को लेकर जितने तरह के विचार हैं वह सब सामने आते हैं। जैसे फिराक गोरखपुरी का कहना था कि गज़ल में एक नुकीली एकाग्रता होती है जो बाह्य जगत का अतिक्रमण करती है और हमें एक अनिर्वचनीय अलौकिक जगत में ले जाती है। दरअसल हिंदी गज़ल ने कहाँ से चलकर कहाँ तक का सफ़र पूरा किया, उसमें इस पुस्तक की एक और बड़ी बात है कि केवल ज्ञान प्रकाश विवेक केवल बौद्धिक या आलोचकीय दृष्टि ही नहीं डालते, बल्कि वे हिंदी गज़ल में हो रहे परिवर्तन को भी व्याख्यायित करते हैं और उदाहरणों के साथ उसे रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनका जो अतीत की कसक है, भविष्य का जो यूटोपिया है, उन सब का भी उल्लेख करते हैं। और रिश्तों का, संबंधों की जब हम बात करते हैं तो जैसे वो मोहन अश्क का एक शेर यहाँ रखते हैं कि भले ही रहते हूँ एक छत के ही नीचे, मगर हम कितना किसको जानते हैं। अजीब रिश्ता है बिस्तर में नींद का अपनी, तड़प बदन में है सिलवट मगर कपास में है। ये महेश अश्क का ही शेर है। महेश्वर तिवारी जी के एक गीत से उन्होंने ये शेर उठाया है गज़ल से। एक गूंगी दुकान पर हम तुम शब्द अपने सजा के बैठ गए। आप समझ सकते हैं कि हिंदी गज़ल ने किसी भी रूप में उर्दू के दायरे से हिंदी कहीं न कहीं न केवल अपने को अलग हुई बल्कि उसने अपने को स्थापित किया। इसी तरह से स्त्री विमर्श की जहाँ तक बात है वो भी इस पुस्तक में वो लिखते हैं। जया नरगिस का एक शेर है, सदी हमारी है जैसे सुरंग बारूदी की छोर जिसका लहू की नदी से मिलता है। आप समझ सकते हैं ये पुस्तक किस तरह से हिंदी गज़ल को स्थापित करती है, उस पर आलोचकीय दृष्टि डालती है और यह बताती है कि दरअसल समय के साथ साथ हिंदी गज़ल ने जिसकी ध्वजा पताका को कभी दुष्यंत कुमार ने शुरू किया था। दुष्यंत कुमार की गज़लों के बारे में कहना क्या है, उनके शेर आज भी कोई ऐसा अवसर नहीं है जब पढ़े न जा रहे हों। जैसे यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा। जीवन का कोई भी रंग हो, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो वहाँ से चलकर और यहाँ तक जब गौतम राजऋषि जैसे लोग लिखते हैं, एक फ़ोन टेबल पर रखा बजता रहा, उठी नहीं वो दोपहर बैठी रही बस ऊँघती। आप समझ सकते हैं कि दुष्यंत कुमार से शुरू हुई यह परंपरा किस तरह से आगे बढ़ती है। ज्ञान प्रकाश विवेक ने अपना भी एक शेर रखा है, खड़ा रहा मैं जेहन में खुमारियाँ लेकर, खड़ा रहा मैं जेहन में खुमारियाँ लेकर कि बस चली गई सभी सवारियाँ लेकर। भोजपुरी में किस तरह से गज़ल लिखी जा रही, मराठी में क्या है, गुजराती में क्या है, पंजाबी में किस तरह से गज़ल लिखी जा रही है, राजस्थानी मैथिली में उसकी क्या स्थिति है, बांग्ला में गज़ल किस तरह से लिखी जा रही है। तो इनका भी एक उद्धरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। और उपसंहार में वो लिखते हैं कि हिंदी गज़ल दरअसल आज अपने को उर्दू गज़ल से मुक्त कर चुकी है। एक विधा के रूप में वह इतनी सशक्त हो चुकी है और मित कथन की अपनी विशेषताओं में भी बड़ी से बड़ी बात कहने की जो उसकी ताकत है, वह उसे एक ऐसे ताकतवर काव्य रूप में बदल चुकी है कि उसे किसी भी रूप में अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह से युवा पीढ़ी ने और सोशल मीडिया ने इस विधा को अपनाया है, जिस तरह से लोग अपनी बात कहने और लिखने लग रहे हैं, उस तरह से हिंदी गज़ल का भविष्य बहुत ही उम्दा है और आने वाला समय सुनहरा है। अंत में मैं डॉक्टर ओम निश्चल के एक शेर से
उसने दिन के उदास भाले में एक बत्ती जला के छोड़ दिया। उसने दिन के उदास भाले में एक बत्ती जला के छोड़ दिया। इसके साथ अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। यह बत्ती हमको, आपको, सभी को रोशन करती रहे, दिन के उजाले में भी इस बात का एहसास कराती रहे कि आने वाले अंधेरे में भी हमारे पास एक दीप है जो जलता रहेगा, जो हमारे रास्तों को रोशन करता रहेगा, जो हमें दृष्टि देता रहेगा, जो हमें पथ सुझाता रहेगा। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है जिसका मूल्य 795 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि वाणी प्रकाशन इस पुस्तक को पेपरबैक संस्करण भी इसका लेकर आएगा ताकि अधिक से अधिक युवाओं के बीच हिंदी गज़ल व्यापकता और विस्तार पुस्तक पहुंच सके। ज्ञान प्रकाश विवेक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बड़े लेखक हैं, लगातार लिखते रहें। गली नंबर 13, अस्तित्व, दिल्ली दरवाज़ा, आखिर, चाय का दूसरा कप, तलघर, डरी हुई लड़की, नई दिल्ली एक्सप्रेस और व्हीलचेयर, ऐसे उपन्यास, अनेकों कहानी संग्रह, अलग अलग दिशाएं, जो सब चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी ज़मीन, शिकारगाह, धूप, ये प्रकाशित हो चुके हैं। मुसाफिर खाना, सेवानगर कहाँ है, ये कहानी संग्रह। गज़ल संग्रह भी बहुत सारे आ चुके हैं। धूप के हस्ताक्षर, आँखों में आसमान, इस मुश्किल वक्त में, गुफ्तगू अवाम से, घाट हज़ारों इस दरिया के, दरवाजे पर दस्तक, कागज़ छतरियाँ बनाता हूँ, कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है। फिल्मों का नाट्य रूपांतर कर चुके हैं, बहुत सारे पुरस्कार पा चुके हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई उनको इस पुस्तक के लिए। और हिंदी पर गर्व करते रहिए, हिंदी अपने जीवन में अंगीकार करते रहिए, बोलते रहिए। हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी आपके लिए गौरव की भाषा हो, हर दिन हिंदी का हो। हिंदी दिवस पर, हिंदी पखवाड़े पर यही सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।